Socrates and Oedipus Rex fulfill all the standards। इसका स्नैपशॉट ले रहे हैं, इसके आगे भी एक आएगी, वो उसका भी आपने स्नैपशॉट लेना है, वो मैंने खुद लिखा है। पॉइंट टू रिमेंबर, सोफोक्ली वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड Oedipus Rex fulfill all the standard of the good plot। एक अच्छा प्लाट जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए? हाँ जी, उसका एक बिगिनिंग होना चाहिए, आपने ये बताना है, उसका मिडल होना चाहिए, ठीक है, उसका एक प्रॉपर एंड होना चाहिए। कि एंड ऐसा कहता है कि बिगनिंग ऐसी, अरिस्टोटल ने कहा था कि बिगनिंग ऐसी कि फील हो कि इसके बाद कुछ आ रहा है, ठीक है। ये आपने उसको डिफाइन करना है। आप उसको पढ़ोगे ना, असाइनमेंट पढ़ोगे तो असाइनमेंट पे वही पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जस्ट सिंपली एक दफ़ा पढ़ना है, छोड़ना नहीं, एक दफ़ा पढ़ना है, क्योंकि मैंने पॉइंट बताए होते हैं आपको, वो याद आसानी से याद हो जाते हैं। अरिस्टोटल ने कहा, और एडिपस रेक्स का जो प्ले है, इसको उसने क्या किया, स्टैंडर्ड ट्रेजेडी का, स्टैंडर्ड ट्रेजेडी का, कि जो ट्रेजेडी है एडिपस रेक्स, ये एक स्टैंडर्ड ट्रेजेडी है और एक मॉडल है। उसका प्लॉट ऐसा है कि उसमें फील होता है बिगिनिंग के बाद कि कुछ आ रहा है, यानी बिगिनिंग जो है उस स्टोरी का खुद बताता है कि इसके बाद कुछ आएगा, और इससे पहले कुछ नहीं था, इसके बाद कुछ आ रहा है, और इसके बाद उसका मिडल जो है, मिड जो है वो लीड करता जाए, आपको एंड की तरफ ले जाए। तो कहता है जी बिगनिंग ऐसा, उसके बाद फील हो के कुछ आ रहा है, जैसे कि वो सारे इकट्ठे होकर उसके घर के सामने आ जाते हैं, उसे कहते हैं कि बादशाह सलामत, हम तबाह बर्बाद हो गए, हमारे लिए कुछ करो। अब वो डेफिनेटली कुछ करेगा। उसने कहा कि आपके कहने के बावजूद मैंने ओरेकल की तरफ भेज दिया, डेल्फिक ओरेकल की तरफ किरोन को भेज दिया, और वो मालूमात लेकर आता होगा, वो मालूमात लेकर आता है, और उसके बाद सर्च जो है वो शुरू हो जाती है। ही स्टार्टेड सर्चिंग द कल्प्रिट, और कल्प्रिट को तलाश करते करते, यानी वो मिड जो आता है उसमें वो सारी सर्चिंग करता है, और वो अल्टीमेटली फाइंड कर लेता है, और फाइंडिंग जो है वो अल्टीमेटली उसकी कैटास्ट्रॉफी की तरफ लेके जाती है, उसकी आंखें चली जाती हैं। तो हमें इसका मिड भी मिलता है, जहाँ वो सर्चिंग करता है, यहाँ पे वो कंप्लेन पुट फॉरवर्ड होती है, यहाँ पे उसकी सर्चिंग करता है, फाइंडिंग करता है, फाइंडिंग जो अल्टीमेटली उसको ट्रेजिक एंड की तरफ ले जाती है, यानी उसका बिगनिंग भी है, मिडल भी है, और प्रॉपर एंड भी है। और प्रॉपर एंड क्या कब होता है, जब वो बच्चियों को पकड़ता है और किरोन को कहता है मेरी बच्चियों का ख्याल रखना, और उनसे प्यार करता है, और फिर कहता है मुझे कैथरीन हिल पर छोड़ आओ, उन्हीं हिल्स के ऊपर जहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था। ए शेफर्ड, तू तबाह बर्बाद हो जाए, काश तू मुझे वहाँ पे कत्ल कर देता। यानी वो जो शेफर्ड, वो जो गडरिया, वो जो मैसेंजर था, वो उसको भी कर्ज करता है कि काश तो तुम मुझे वहाँ ही मार देते, तो मैं आज ये दिन ना देखता। और वो अपनी आंखों को भी कर्ज करता है कि तुम्हारे सामने मेरे पेरेंट्स जो हैं फिरते रहें, तो उनको पहचान ना सकी, और अब तुम कभी दुनिया नहीं देखोगी। सोफोक्ली वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट। सोफोक्ली का आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताना है कि सोफोक्ली कौन था। सोफोक्ली जो है वो 3 ग्रेट ट्रेजेडियन में से है, ठीक है। इससे जो बड़ा ट्रेजेडियन था उसका नाम क्या था, किसी को याद हो तो बताए मुझे जल्दी से, मैंने बताया हो। जो सबसे बड़ा था इनमें से वो क्या था, 3 ट्रेजेडी राइटर्स थे। एस्कलिस, क्या नाम था उसका, एस्कलिस, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, सोफोक्ली। आपने इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद अरिस्टोटल का लिखना है कि अरिस्टोटल ने इसको क्या कहा है, इसको मॉडर्न ट्रेजेडी कहा है। आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ ये आपकी हेल्प कर सकते हैं असाइनमेंट को समझने के लिए। आप लोग चूँकि किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं है, आप खुद नहीं लिख सकते, मुझे पता है, आपको असाइनमेंट पढ़नी चाहिए। ये पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे उन असाइनमेंट को समझने, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर यही पॉइंट्स होते हैं, तो आपके लिए इजी होगा उसे अंडरस्टैंड करना। तो चूंकि हमने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़नी होती है, मेरा तो दिल कर रहा होता कि मैं आपको वो भी पढ़ाऊँ, मैं कोशिश करूँगा, टाइम बच गया, लेकिन वो लाइन टू लाइन टेक्स्ट ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि कवर हो जाए। तो एस्कलिस आप लिखेंगे, सोफोक्ली लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे यूरिपिड्स, यानी ये 3 जो हैं ट्रेजेडी, यूरिपिड्स, UEURIPIDES, यूरिपिड्स, यानी ये 3 ट्रेजेडी राइटर थे, ट्रेजेडियन राइटर थे। एस्कलिस बड़ा था, उस्ताद था सोफोक्ली का, और ये यूरिपिड सोफोक्ली से छोटा था। सोफोक्ली ने इस अपने उस्ताद को भी मात दी थी, और ये इसने मॉडल ट्रेजेडी लिखी, और पहली दफ़ा ये फीमेल का करैक्टर लेकर आया। आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये बड़ा ग्रेट ड्रामेटिस्ट था, अरिस्टोटल ने इसको इंडोर्स किया, एक्सेप्ट किया, उसने कहा कि इसकी मॉडल ट्रेजेडी है। सोफोक्ली को मॉडल ट्रेजेडी के तौर पर, मॉडल मीन कि स्टैंडर्ड ट्रेजेडी है, सारी ट्रेजेडी में से इसको एज ए मॉडल समझा जाता, सेंचुरीज तक समझा जाता रहा। डेफिनेशन ऑफ द प्लॉट आप देंगी कि एक प्लॉट होता है, प्लॉट जो है वो स्टोरी होता है, और ये सोल होता है पूरी ट्रेजेडी।
क्या होती है, सोल, इसको अरिस्टोटल ने कहा। ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्री यूनिटी, उसने फिर अरिस्टोटल ने कहा था कि एक ट्रेजिडी के अंदर थ्री यूनिटी को ज़रूर ऑब्जर्व किया जाए। क्या थी थ्री यूनिटी ऑफ टाइम, ये आप प्लेस बताएंगे, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम आप बताएंगे कि टाइम को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन, तीसरा क्या है, कोई बताए आप में से, नहीं पता, यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ प्लेस। हाँ वेरी गुड, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस। आप देखें टाइम वो कहता है कि एक डे के अंदर इसको ख़त्म करना चाहिए। ट्रेजिडी में आप जो टाइम लेना चाहिए वो कहता है सिंगल सनसेट के अंदर इसको ख़त्म, ये ना हो गए 5-10 इतने दिन आप कर दें, वो एपिक बन जाएगी। तो आपने क्या करना है कि एक सिंगल डे में एक तो फिनिश करना है, उसका टाइम स्पेसिफिक हो, ठीक है। फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी उसने, उसकी एक हद होनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा छोटी ना हो कि बस वो आपने दिखाई इस रेज के ऊपर 4-5 एक थोड़ा सा छोटा सा सीन आया और उसके बाद खत्म। नो, ऐसी ट्रेजिडी की एक ख़ास कहता है मैग्नीट्यूड होती है, उसकी एक लेंथ होती है, ठीक है। वो डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। एक तो यूनिटी ऑफ कहता है ट्रेजिडी के अंदर क्या होना चाहिए, एक ड्रामा ट्रेजिडी जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर टाइम को भी ऑब्जर्व करें कि ये ना हो कि वक्त आप बहुत ही छोटा कर दें या बहुत काफ़ी दिनों पे कंसिस्ट कर दें। नो, आपने एक दिन के अंदर उसकी सेटिंग जो है उसको फिनिश करना है। फिर वो कहता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन, कि एक्शन आपने एक यहाँ पे कर दिया, एक रोमन ग्रीक्स में ले जाएं, एक टर्की में ले जाएं और एक पाकिस्तान में ले आएँ और एक कहीं, वो कहता है इस तरह फिर आप स्टेज ही उठाए फिरेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर। कहता है एक उसका एक्शन जो है वो रिलेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ये नहीं कि आप एक्शन जो है वो बदलते जाएं, इसके अंदर भी एक हार्मोनी होनी चाहिए। फिर उसने कहा था यूनिटी ऑफ प्लेस, एक ही प्लेस के ऊपर कहता करेंगे तो क्योंकि उस वक्त लिमिटेशन थी, आजकल तो सेटिंग जो है वो डिफरेंट रखी जाती है, कभी हम सेटिंग अमेरिका ले जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और अब शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे हैं वो इंग्लैंड, कभी वो इटली, कभी वो कौन सी देता है सेटिंग। तो इस तरह, जबकि वो उस वक्त लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो वो कहते थे सेटिंग ये है कि वो इस तरह की बनाएं, प्लेस चेंज ना करें, एक ही प्लेस की सेटिंग कर लें। रोमन ग्रीक्स का कोई इलाका रखा है तो उस इलाके में ये ना हो कभी वो आप सिरका में ले जाएं, कभी आप मतलब किसी और टर्की के अंदर ले आएँ, कभी आप ग्रीक के अंदर ले आएँ, कभी स्पार्टा कबीले में, कभी वो कहता था कि एक सेटिंग जो है सेटिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसको उसने 3 यूनिटी कहा। ये 3 यूनिटी आप उस असाइनमेंट को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 यूनिटी को कहता है ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 यूनिटी। और ये किसने कहा था, और इडिपस रेक्स के अंदर ये फॉलो की गई है। अब देखें, आपको एक प्लेस दिखाई गई है, आप देखें ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं। यहाँ पे आपको उसने बताया कैथरीन हिल है, यहाँ पे उसने आपको बताया थीब है, यहाँ पे उसने आपको बताया कॉरिंथ है। और ये देखिए कैसी यूनिटी उसने बनाई है। और यहाँ पे उसने डेल्फी कोरिकल बताया, ठीक है। अब ये थीब है, अब थीब से वो चलता है तो वो 3 रोड यहाँ पे मिलते हैं, वहाँ आ जाता है, वहाँ से डेल्फी कोरिकल आता है, डेल्फी कोरिकल से वो परेशान होकर यहाँ खड़ा हो जाता है, यहाँ से बादशाह आ रहा है, ये बादशाह जो है उसके हंटर मारता है, यहाँ से उनकी लड़ाई होती है। ये अब यहाँ पे परेशान हो जाता है उनको कत्ल करने के, कॉरिंथ जाऊँ या कॉरिंथ में अपने माँ बाप को नहीं मारूंगा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी किस्मत में लिखा है मैं थीब जाऊँ। वो थीब आता है। तो देखिए सेटिंग कैसी उसने बनाई है। अब ये नहीं उसने, अब एक ही जगह ना, ये इतना सफ़र तो नहीं है कि यहाँ से इलाके हैं और वो इलाके जो हैं वो इधर और इधर कि बड़ी एक प्रॉपर सी सेटिंग है। वो ये नहीं कि यहाँ से अमेरिका नहीं ले गए इसको। तो ये कहता है यूनिटी होनी चाहिए, प्लेस की, एक्शन की, टाइम की, ये सारी ऑब्ज़र्व की है। और ये सोफिकली ने ये सारी ऑब्ज़र्व की है अपनी प्ले के अंदर, इसको बड़ा उसने प्रॉपर अंदाज से लिखा है ये। अच्छा, फिर द प्ले हैज़ अ वेल डिफाइंड, इसका बिगनिंग होना चाहिए, कहता है इसका मिड होना चाहिए और इसका एंड भी होना चाहिए। आप अगर देखें तो उसका बिगनिंग है, उसका मिडल है, मैंने पहले ही बताया, और उसका एंड है। ये पॉइंट जो है इसको भी आपने अच्छे से देखना है। सरप्राइज एंड सस्पेंस आर द इंटेग्रल पार्ट। और देखिए सस्पेंस जो है वो पूरे प्ले के अंदर चलता रहता है। क्या सस्पेंस चल रहा है बताइएगा,
कुर्रतुल ऐन। क्या सस्पेंस आपको लगता है कि पूरा प्ले जब हम देखते हैं तो सस्पेंस यही चल रहा है कि क्या इडिपस ने अपने फादर को मारा है या नहीं, चल रहा है ना सस्पेंस। हर करैक्टर जो है, कोरागास परेशान है, कोरागास परेशान है कि किसने मारा लियस को, हाँ जी, जुकेस्टा परेशान है किसने मारा है, इडिपस खुद परेशान है कि किसने मारा है, ठीक है, क्रोन परेशान है। ये सारे किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? सस्पेंस में इन्वॉल्व हैं सारे, ये सारे सस्पेंस हैं। तो ये सस्पेंस जो है पूरे, हमें लगता है कि पूरे प्ले के अंदर ही साथ साथ चलता रहता है। तो कहते हैं सरप्राइज, हैरान कर देना, यानी वो मैसेंजर आके हैरान कर देता है, वहाँ पे जो ड्रंकर्ड आदमी इंकशाफ करता है तो हैरान कर देता है, और डेल्फिक ऑरेकल के पास जाता है वो भी हैरान कर देता है, ठीक है। आगे मैसेंजर जब दोबारा इन्फॉर्मेशन देता है तुम पॉलीबस के बेटे ने, हैरान कर देता है। सस्पेंस ये है कि जोकेस्टा, क्रोन और कोरागास और सारे जो हैं वो किस में रहते हैं मुब्तला, वो सारे सस्पेंस में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ये भी आपको बता दिया। अब फीलिंग ऑफ पिटी, फीलिंग ऑफ पिटी जो है लास्ट सीन के अंदर ये आती है। लास्ट सीन के अंदर क्या आती है? पिटी और फियर। जब वो कहता है, रोता है कि मेरी बच्चियों का ख्याल रखना, तुमसे कोई रिश्ता नहीं करेगा, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, फादर भी हूँ, मुझसे ये गुनाह जो है अनजाने में हुआ, और ये वो हाथ हैं जिसने तुम्हारे फादर की आंखें छीन ली, तो मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, एक्रोमन मेरे बच्चियों का ख्याल रखना। तो ये पिटी और फियर जो है ये क्रिएट होता है। पिटी का मतलब क्या होता है? पिटी का मतलब होता है कि तरस आना किसी, क्या ना, कि जब आप तरस खाते हो, ह्यूमन बीइंग तरस किस पे खाता है? वो कहता है कि तरस ऐसे बंदे पे आता है, अरिस्टोटल ने कहा कि जो ना अटमोस्ट गुड हो ना अटमोस्ट बुरा हो, यानी वो मिड लेवल का बंदा हो कि अपने जैसा ही हो, कि ना वो ज़्यादा कोई फरिश्ता हो, ना वो ज़्यादा कोई इतना ही गिरा हुआ कोई चोर हो या डाकू हो या वो विलन हो, तो ना अटमोस्ट गुड ना अटमोस्ट वो सो हो, तो उसके ऊपर पिटी फियर, क्योंकि वो हमारे जैसा होता है तो हम आम लोगों को उस पर पिटी फियर क्रिएट हो। पिटी क्या होता है कि तरस आता है, उसके ऊपर तरस आता है, तरस खाते हैं लोग, ठीक है। और फियर का मतलब ये होता है चूंकि वो हमारे जैसा होता है तो हम भी एक ह्यूमन बीइंग, हम यार हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। फियर किस बात का था? हमारे साथ ऐसा ना हो जाए जो इसके साथ। बात समझ आ गई? ये दो चीज़ें कहता है कि ट्रेजेडी के अंदर होनी चाहिए, तो ये लास्ट सीन में हमें नज़र आती है। आप उसको असाइनमेंट को पढ़ेंगे, सारा आपको पढ़नी ज़रूर है एक दफ़ा, इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द यूज़ ऑफ द डिवाइस ऑफ आयरनी एंड द कोरस लैंड हार्मोनी एंड। अब देखें कि कोरस क्या करता है, जैसे ही इडिपस ज़्यादा रैशनल होता है या गुस्सा होता है, ज़्यादा रेजिंग होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं। कहते हैं इसने गुस्से में कहा, यार तुम टेंशन क्यों लेते हो। क्रोन को भी कूल डाउन करते हैं और उसको भी। और ये द यूज़ ऑफ द डिवाइसेस, आयरनिकल डिवाइसेस और कोरस जो हैं ये हारमोनी और कलर ऑफ द प्ले, ये एक रंग देते हैं प्ले को। जहाँ जहाँ वो करैक्टर जो हैं वो थोड़े से इधर उधर होते हैं, वो साथ साथ उनको गाइड करते हैं, साथ साथ बताते रहते हैं, ये करो वो करो, इंट्रैक्शन भी करते हैं, एज अ मीडिएटर का काम करते हैं ऑडियंस और वो जो वहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं। समझ आ गई? तो ये भी इसने इस्तेमाल किया है। ये कुछ पॉइंट हैं मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, इन पॉइंट को आपने इसका स्नैपशॉट ले लें इसका स्नैपशॉट। अरिस्टोटल प्लेस ग्रेट स्ट्रेस